हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो वीडियो है वो फार्मेसी एजुकेशन और उससे जुड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बनाया जा रहा। लगातार स्टूडेंट्स के आ रहे फार्मा एजुकेशन के सवालों पर ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो करियर बनाना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि फार्मा एजुकेशन है क्या। फार्मेसी एजुकेशन क्या है? फार्मेसी एजुकेशन एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है। फार्मेसी एजुकेशन का उद्देश्य दवाओं को सुरक्षित, प्रभावी बनाने के साथ साथ इसके किफ़ायती उपयोग को सुनिश्चित करना है। फार्मेसी एजुकेशन के बाद हम समझते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी दवाओं की डिस्पेंसिंग, प्रिपेइंग, रिव्यूइंग और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान करता है। फार्मेसी एजुकेशन का जो सबसे पहला पड़ाव है वो है डी फार्मेसी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ उन सारे अभिभावकों के साथ और उन बच्चों को कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो डी फार्मेसी से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर अभी तक आपने रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की इस मुहिम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो में आपको इस फार्मेसी एजुकेशन पर डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, compare between D pharmacy and B pharmacy and M pharmacy, फार्मा एजुकेशन पे एक क्रांतिकारी कोर्स जिसने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम चलाई, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन फार्मा डी के ऊपर लगातार हम एक सीरीज़ में वीडियो लाने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पड़ाव के ऊपर में जिस कोर्स का नाम है डी फार्मेसी। डी फार्मेसी में जो सवाल लगातार बच्चों के मन में आते हैं, अभिभावकों के मन में आते हैं, वो आते हैं डी फार्मेसी का ड्यूरेशन क्या है, डी फार्मेसी की अप्रूवल कहाँ से होनी चाहिए, कितने परसेंटाइल पर मेरा एडमिशन डी फार्मेसी में हो जाएगा। साथ ही साथ ये सवाल लगातार आता है कि डी फार्मेसी करने के बाद क्या मुझे कोई लाइसेंस प्राप्त होगा जिससे मैं कोई एक मेडिकल शॉप, ड्रग शॉप खोल पाऊँगा, और इसके ऊपर किस तरह के जॉब के आसान रास्ते हैं, नौकरियों के, जॉब के किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डी फार्मेसी का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल 3 महीने का है। बहुत लोग ये समझते हैं कि डी फार्मेसी सिर्फ 2 साल का है। कई वीडियोस में मैंने यूट्यूब पे गलत जानकारियों को देते एक्सपर्ट्स को सुना। मुझे लगा कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर में 2 साल 3 महीने का है। 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं और साथ ही साथ 3 महीने की ट्रेनिंग के बगैर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं होता। डी फार्मेसी में जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो जुड़ा है उन कोर्स को करने की एलिजिबिलिटी से। आपको ये जानना चाहिए कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी साइंस बैकग्राउंड का कोई भी छात्र जिसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पढ़ाई की है +2 में, वो छात्र डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। साथ ही साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का छात्र भी डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि क्या 10वीं के बाद डी फार्मेसी कोर्स किया जा सकता है? नहीं, डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए +2 पास होना अनिवार्य है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल लगातार छात्रों के मन में होता है कि क्या मुझे 90-95% लाना चाहिए डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए, या कितने मार्क्स पर मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ उन छात्र अभिभावकों को कि चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो
जनरल कैंडिडेट हो, माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, इन तीनों कैटेगरीज के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी राज्यों में एडमिशन की परसेंटेज सिर्फ 50% काफ़ी होती है एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप SC/ST जाति से बिलोंग करते हैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी राज्यों में हर राज्य की यूनिवर्सिटी 45% की एलिजिबिलिटी पर नामांकन करने के लिए आपको एक कैंडिडेट के रूप में मानती है। डिप्लोमा फार्मेसी करने वाले सभी छात्रों के मन में अप्रूवल को लेकर अगर सवाल नहीं है तो ये चौथा सवाल उनके मन में मेरी तरफ से मैं डालना चाहता हूँ। कई बार बच्चे पूरा कोर्स कर लेते हैं और करने के बाद उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से जब वो लाइसेंस लेने के लिए फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस संस्थान से उन्होंने पढ़ाई करी वो संस्थान फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं था। ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि चौथा पॉइंट है कि हर एक छात्र छात्रा को नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने से पहले फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से संस्थान की अप्रूवल चेक करना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र ने किसी भी ऐसे संस्थान में नामांकन ले लिया जिन संस्थानों की अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर नहीं है तो उनका करियर बर्बाद हो सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी संस्थान को हर साल अप्रूवल नहीं देती। ये ज़रूरी नहीं कि लाइफ टाइम कोई कॉलेज फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। बी फार्मेसी करने वाले छात्रों के मन में और अभिभावकों के मन में एक सवाल लगातार आता है कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 90 से 95% देश के संस्थान जो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं उनमें किसी तरह की कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती, और मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कुछ बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कुछ राज्यों में एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से फार्मेसी में एडमिशन लेती है। ये जानकर आपको बहुत अजूबा लगेगा कि देश भर में भारत की राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्था में 50% से ज़्यादा डी फार्मेसी की कोर्स 2020 में वैकेंट सीट के रूप में देखी गई है। इसलिए छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें किसी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही केवल ये नामांकन प्राप्त होगा। नामांकन प्राप्त करने के लिए आपका 50% होना ज़रूरी है और डायरेक्ट एडमिशन के रास्ते आपके लिए सारे राज्यों में खुले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर उन छात्रों और अभिभावकों के लिए पॉइंट नंबर 6 कि कितनी फीस होती है डी फार्मेसी करने के लिए। मैं छात्रों अभिभावकों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राज्यों में फीस फिक्सेशन की रिपोर्ट के आधार पे, एनालिसिस के आधार पे मैंने पाया कि मिनिमम 20,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये का फीस स्ट्रक्चर डी फार्मेसी में रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये वीडियो मैंने एज ए एक्सपर्ट तो बनाया ही है, पर हमारी संस्था रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मुहिम संकल्प के द्वारा हज़ारों छात्रों ने डी फार्मेसी में करियर चुना और उनकी फीस की जिम्मेदारी रोजमाइन ट्रस्ट उठा रहा है। मैं उन हर छात्रों से अपील करता हूँ जो छात्र पैसे के अभाव में इस कोर्स को करने से हिचकिचा रहे हैं। रोजमाइन ट्रस्ट की मुहिम संकल्प ने हज़ारों छात्रों का जीवन डी फार्मेसी में बनाया है, उनको नामांकन दिया है और साथ ही साथ उनकी फ़ीस की जिम्मेदारी भी उठाई है। रोजमाइन ट्रस्ट की मुहिम संकल्प के माध्यम से मैं आपको ये ऐलान करता हूँ कि यदि कोई भी छात्र आपके करीबी, आपके मोहल्ले, आपके शहर में
पैसे के अभाव में इस कोर्स को नहीं कर पा रहा, तो उससे इस वीडियो को शेयर करें। और मैं वादा करता हूं कि खाने, रहने और हॉस्टल की फीस पर ही इस कोर्स को करना संभव बना दिया जाएगा, आसान बना दिया जाएगा आपके लिए, और आपको किसी भी तरह की फीस की कोई जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर पहले मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको फ़ीस एनालिसिस करके बताया, वो फ़ीस सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयरली है। 20,000 रुपया पर ईयर से लेकर 60,000 रुपया पर ईयर तक की फ़ीस कई इंस्टीट्यूशंस में पाई गई है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस 40,000 से 60,000 के बीच में फ़ीस लेते हैं, और गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहां गवर्नमेंट का फंड आता है, उस तरह के इंस्टीट्यूशन में ही ये फीस 20,000 तक देखी गई। अब हम बात करते हैं डी फार्मेसी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। बहुत सारे छात्र और कई ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो बेरोज़गार हैं, वो समझते हैं कि डी फार्मेसी कोर्स करने के बाद उन्हें कोई एक लाइसेंस मिल जाएगा और उससे वो एक मेडिकल शॉप, ड्रग शॉप खोल पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। जिस तरह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स को एक लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कराती है, उसी तरह फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया भी किसी भी फार्मा कोर्स के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कराती है, और ऐसा डी फार्मेसी में भी होता है। डी फार्मेसी करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त होगा। उसे लेकर आप चारों सेमेस्टर के पास होने के कागजात, डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्टेट फार्मा काउंसिल के पास जाएंगे, और स्टेट फार्मा काउंसिल की ऑफिस में अपने सारे कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होंगे, वो आपसे मांगा जाएगा, और उसके बाद आपको स्टेट फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस प्राप्त होगा, जिससे आप एक शॉप खोल पाएंगे। तो पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ये हैं कि आप एक डी फार्मेसी कोर्स करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर से एक लाइसेंस प्राप्त करके एक शॉप खोल सकते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी बात इसी जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हैं, जो हर छात्रों को और अभिभावकों को जानना ज़रूरी है। कई लोग ये समझते हैं कि डी फार्मेसी करने के बाद वो इस लाइसेंस को, जो उनको स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त होगा, वो उसको किसी शॉप में रेंट पे दे सकते हैं। ये एक अपराध है और इसमें वो फंस सकते हैं, ये उनको बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि डी फार्मेसी कोर्स करने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और वो डी फार्मेसी को एक छोटा कोर्स मानते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है। कई ऐसे ग्रेजुएट जो बीएससी किसी ऑनर्स पेपर को करने के बाद, जैसे बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी करने के बाद भी वो बेरोजगार है, पर यदि उन्होंने डी फार्मेसी किया है या बीएससी करने के बाद अगर वो बेरोजगार है, वैसे छात्र भी डी फार्मेसी कर सकते हैं, और उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हैं, वो आप इस सामने देख सकते हैं, जो इस प्रकार से। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डी फार्मा आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। रेलवे हॉस्पिटल्स, ऑल अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट क्लिनिक, ESIC, MCD, NDMC, आर्मी, नेवी और अदर बहुत सारी जगहों पे आप नौकरियां पा सकते हैं। अब आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप नौकरी के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम अदर सेक्टर में। सेल्स एंड मार्केटिंग, क्लिनिक शॉप, जो आप खुद ऑनर होकर एक अपनी दुकान खोल सकते हैं, मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। आप होम ट्यूटर हो सकते हैं। साथ ही साथ डी फार्मेसी करने के बाद आप लैब असिस्टेंट हो सकते हैं कई कॉलेजों में। वीडियो के ख़त्म होने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इसका एडमिशन प्रोसेस। कई पिछले वीडियोस में हमने एडमिशन की प्रक्रिया के ऊपर में वीडियो बनाया। छात्रों को
इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है, और यूनिवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। ए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सी, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं देश की, उनमें भी पढ़ने के बाद फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड डिग्री प्राप्त होती है। बट अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये 2 प्रकार के कॉलेजेस हैं। पहला, ए, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के इस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट बोलते हैं। बी, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट। इन दोनों इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल भी फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होती है। इन दोनों इंस्टीट्यूशन ए और बी में फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बगैर ये कोर्स नहीं चलाया जा सकता, और आपको इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ फीस का है और किसी दूसरी चीज़ों का नहीं है। और अब बात करते हैं तीसरे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिस्टम की, जिसे हम डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहते हैं। हमेशा से मैं इस व्यवस्था के खिलाफ बात करता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मुझे ये बताना ज़रूरी लगता है कि यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो इंस्टीट्यूशन होगा, अगर वो बी फार्मा करा रहा है या डी फार्मा करा रहा है या एम फार्मा करा रहा है या फार्मा डी करा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन को भी फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है। जबकि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूशन को एआईसीटी से अप्रूवल लेना पड़े। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए डी फार्मेसी के लिए आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि डी फार्मेसी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये जो पार्ट है वो इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उससे पढ़ते हैं तो इस इंस्टीट्यूशन में भी फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूवल होती है, और आप तीनों किसी भी जगह से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके पहले इस किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम देखकर ही नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करें। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस कोर्स के बाद आने वाली सारी सीरीज़ पर इसी तरह के जवाब आपके आए हुए सवालों पे दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, और यदि आपके आसपास कोई छात्र पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहा हो तो उसे रोज़माइन मिशन संकल्प का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम।